जितने भी पूछे गए सवाल है वो सभी के सभी सवाल और उसके ऊपर से किस तरह से बीपीएससी तैयारी 4 में हमें सवाल आ सकते हैं वो सभी क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। चलो सभी लोग पहले क्वेश्चन का आंसर फोड़ देंगे अपने सामने और बताएंगे इसका आंसर क्या रहने वाला है। चलिए फास्ट। यहाँ पे पूछा गया कि भूकंप की अगर तीव्रता का मापन हमें करना है तो कौन से मशीन के द्वारा हम करोगे, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहने वाला आपका सिस्मोग्राफ रहेगा। और यहाँ पे एक ट्विस्ट में आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में बीपीएससी आपको कैसे घुमाने वाला है एक सवाल के ऊपर, देखिए सब लोग ध्यान देंगे। अगर मैं आपको पूछ रहा हूँ यहाँ पर देखो कौन कौन सी चीजें जिनको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात है आपकी रिक्टर स्केल। सबसे पहली बात है आपकी रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है तो याद रखिएगा भूकंप का जो मैग्नीट्यूड होता है जी उसे गिनने के लिए हम रिक्टर स्केल का इस्तेमाल करते हैं। और सिस्मोग्राफ एक प्रकार का डिवाइस होता है जिसे हम ये मापन करते हैं कि उससे निकलने वाली सिस्मस वेव होता है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका बन गया। क्वेश्चन क्या बन गया कि सिस्मोग्राफ जो होता है इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है तो याद रखिएगा जो सिस्मिक वेव होती है उसका मापन करने के लिए उसे ज्ञात करने के लिए हम सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। और उसी तरह से ये पूरा का पूरा टेबल जो है एकदम प्रीमियम क्वालिटी का है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज इस बात में होते हैं कि रिक्टर स्केल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। सभी लोग एक एक करके कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे। इसका उपयोग किया जाता है कि भूकंप आने के बाद उसके जो मैग्नीट्यूड होता है उससे कितनी ऊर्जा बाहर निकली है उसका मापन करने के लिए हम रिक्टर स्केल का इस्तेमाल करते हैं। और उसी तरह से जो मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड जो होता है उसे ज्ञात करने के लिए जहां पर टोटल एनर्जी कितनी निकल रही है उसको गिनने के लिए हम एमडब्ल्यू नाम की स्केल का इस्तेमाल करते हैं। और वही एक होती है आपकी मरकरी स्केल। क्या होती है मरकरी स्केल। और उसका मापन करने के लिए हम किसका इंटेंसिटी का मापन करने के लिए मरकरी स्केल माने कि भूकंप आने के बाद कितना डैमेज हुआ है कितने बिल्डिंग चली गई है ये सभी का मापन करने हम इन तीनों यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। याद डन है। चलो ये अगर आपको समझ में आ गया तो एक बात मुझे बताओ मैनोमीटर और बैरोमीटर में अंतर क्या है। इसके बारे में बिल्कुल धागे के जैसा अंतर है जिसके ऊपर बीपीएससी आपको घुमा सकता है। प्रश्न यह है कि बैरोमीटर और मैनोमीटर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं बैरोमीटर की बात करूंगा जो वातावरणीय दाब होता है जो वातावरणीय दाब होता है उसका मापन करने हम बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और वही मैनोमीटर जो होता है किसी भी प्रकार के तरल पदार्थ का अगर हमें ताप मापन करना है तो हम मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि जो बैरोमीटर और मैनोमीटर में किस एसआई यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है दाब को माप करने के लिए उसे मेजर करने के लिए। कितने लोगों को आंसर पता है चलो बताओ। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर मुझे बताएंगे कि बैरोमीटर और मैनोमीटर में जो दाब की प्रेशर को इस्तेमाल किया जाता है उसे मेजर करने के लिए उसमें कौन सी इकाई का इस्तेमाल करते हैं तो याद रखिए वो होता है हमारा बार होता है। ये वाला बार नहीं है याद रखिएगा। बार एक प्रकार की इकाई होती है और इसे भाई साहब इसमें पास्कल या इसे हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी लिखा जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। डन है। तो अगला क्वेश्चन देखिए सभी लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर कर देंगे फास्ट। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा। कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कॉमनली यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माप करने के लिए। बताओ ये क्वेश्चन हमारे बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। सब लोग इसका भी आंसर कर देंगे फास्ट। सभी लोग फास्ट आंसर करेंगे। अब ये तो बिल्कुल इजी वाला क्वेश्चन बन गया है। मैंने बोला ना कि बीपीएससी में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन बनाकर किस तरह से हमें बीपीएससी तैयारी 4 में आने वाले वो सभी क्वेश्चन करेंगे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का माप करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं हम बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। चलो बताओ जो आंसर करेगा भाई साहब उसका बीपीएससी में सिलेक्शन पक्का है। मैं इसकी गारंटी देने वाला हूं कि आज का सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए रहने वाला है कि आने वाले समय में जितने भी आपके एग्जामिनेशन होगी बीपीएससी में उन सभी पीवाईक्यू से ये पूरा का पूरा सेशन हमने डिजाइन किया है। ये 10 घंटे इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। देखो यहाँ पे कुछ लोगों ने गलत आंसर दिया है। इसका इस्तेमाल किया जाता है जो आर्द्रता होती है हवा में आर्द्रता जिसे मैं क्या बोलूंगा ह्यूमिडिटी बोलूंगा इसका मापन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है हाइड्रोमीटर। चलो बताओ हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है इसका आंसर मुझे दे दीजिए। चलो बताओ देखो जितने भी पॉसिबिलिटी है सभी हम चेक करने वाले हैं। सभी लोग आंसर करते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे और कोई भी रुकेगा नहीं थकेगा नहीं आंसर करते रहेगा आगे बढ़ते रहेगा लाइफ ठोकते रहेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पे डी नाम का वर्ड आया है। डी मतलब क्या होता है डेंसिटी होता है माने कि घनत्व होता है। ये आपको ध्यान रखना है माने कि किसी भी तरल पदार्थ का अगर आपको घनत्व माने कि डेंसिटी अगर मापन करना है तो हम हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। डन है। चलो आगे बढ़ते अगला सवाल आपके सामने ये रहा। तीसरा सवाल चलो बताओ इसका भी आंसर कर देंगे। सिस्मिक वेव जो होती है जो भूकंप की तरंगें होती है उनको किस प्रकार की तरंगों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बीपीएससी टीआरई 4.0 की एग्जामिनेशन देने वाले जितने भी अभ्यर्थी है जितने भी परीक्षार्थी है जिसने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया उसकी लाइफ झिंगा लाला समझ लो। बताओ क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है क्या वो मैकेनिकल वेव होती है क्या वो ग्रेविटेशनल वेव होती है। तो आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। कितने लोगों ने सही उत्तर किया एक बार हाथ ऊपर कर देंगे। कितने लोगों ने सही उत्तर किया एक बार हाथ ऊपर कर देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भूकंप की तरंगों में कौन सी तरंग पैदा होती है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया है भूकंप की तरंगों में भाई साहब आपकी सिस्मिक वेव पैदा होती है। कौन सी सिस्मिक तरंगें पैदा होती है। और सिस्मिक तरंगें जो होती है इनको ट्रैवल करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। और ऐसी तरंगें जिनको माध्यम की आवश्यकता होती है उनको हम क्या बोलते हैं जी उनको हम मैकेनिकल वेव बोलते हैं। इसका उदाहरण मैं बताता हूं जो हमारी साउंड वेव होती है जो हमारी ध्वनि तरंगें होती है ये भी एक प्रकार की मैकेनिकल वेव है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ में एक और बात आपको बताना चाहूं इंसान जो है वो सिस्मिक तरंगों को सुन नहीं सकता है। क्या कोई मुझे इसका कारण बता सकता है। क्योंकि इंसान कभी देखे कि भाई भूकंप आने से पहले भाई साहब एक इंसान पहाड़ के ऊपर चढ़ गया एक इंसान झाड़ के ऊपर चढ़ गया कभी देखे हो नहीं देखे होंगे। क्यों नहीं देखे क्योंकि इंसान भूकंप की तरंगों को नहीं सुन सकता। क्यों नहीं सुन सकता आपको कारण बताता हूं। इंसान जो होता है उसकी हियरिंग रेंज क्या है चलो बताओ वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलोहर्ट्ज के बीच में आवाज सुन सकता है। और भूकंप की तरंगें जो बनती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है यहां पर पकड़ लीजिए भाई साहब 0.01 से लेकर 10 हर्ट्ज के बीच में उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और इसीलिए मानव के कान आप में कोई भी सब बहरे हो जाते हैं जब भूकंप की तरंगें आती है। और इसीलिए मानव जो है भूकंप आने के बाद टेबल के नीचे छुप जाएगा या बिल्डिंग से जंप कर देगा। बराबर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसी तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा एक और सवाल जो आने वाले समय में आपको बीपीएससी में पूछा जा सकता है कि भूकंप में कौन से प्रकार की तरंगें बनती है। सिस्मिक उसमें भी टाइप होती है एक पी वेव होती है और एक एस वेव। अब खुद का दिमाग लगाओ आप शिक्षक बनने वाले हो सभी लोग मुझे आंसर लिख के बताएंगे कि पी वेव कौन सी प्रकार की तरंग है एस वेव कौन सी प्रकार की तरंग है। यहां पर आपको उसका मोशन नजर आ रहा है। अगर इनकी मोशन आप नजर आ रहे हो तो आपका आंसर आना चाहिए कि पी वेव जो होती है एक प्रकार की लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। कौन सी होती है लॉन्गिट्यूडिनल माने जिसे हम अनुदैर्घ्य तरंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे अनुदैर्घ्य तरंग बोलेंगे। और उसी तरह से एस वेव एक प्रकार की इस तरह से ट्रैवल कर रही है तो इस प्रकार की तरंग को हम क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स माने हम इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया क्या जिनको जिनको दिमाग में भाई साहब ये घुस गया एक बार हाथ ऊपर करेंगे ताकि मैं अगला सवाल ले सकूं। याद है चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने जो हमारी बीपीएससी तैयारी 2.0 में पूछा गया सवाल है जी। चलो बताओ इसका आंसर करेंगे सब लोग क्या रहेगा। वायु में ऑक्सीजन सर 0.04% क्या होता है 0.93% क्या होता है और नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता देंगे। एक एक सवाल बीपीएससी का सभी क्वेश्चन को आज छोड़ने वाले हैं। तो बताओ सभी लोग लाइक करते रहेंगे शेयर करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अगर मैं बोलता हूं भाई साहब 21% हमारा ऑक्सीजन मिल रहा है तो 0.04% किसकी मात्रा है। ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। 0.93% किसकी मात्रा होती है जी ये आपकी आर्गन की मात्रा होती है। और उसी तरह से अगर मैं नाइट्रोजन की मात्रा पूछूंगा तो आपका आंसर आना चाहिए सर ये लगभग 78% होती है। क्या होती है 78% होती है। यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया है तो यहां पर पूरी की पूरी मात्रा आप देख सकते हो। एक बात मुझे बताओ
एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे जितनी गैसेस लिखी गई है इसमें से ग्लोबल वार्मिंग गैसेस कौन सी है? ये ग्लोबल वार्मिंग गैसेस कौन सी होती है? इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसमें केवल आपको एक गैस नजर आ रही है जिसका नाम है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे मुख्य स्रोत अगर पूछा जाता है तो वो कौन सा है जी? जितने बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज है, जितने बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज है, जितने भी हमारे वाहन चलते हैं, उससे निकलने वाले धुएं में सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिलता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने, मानव के गुर्दे में कितनी भाई साहब क्रोमोसोम्स होती है? चलो बताओ। ये सभी के लिए बताना चाहूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वाला हो, ठीक है? चलो बताओ, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। बताओ, मानव के गुर्दे में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी होती है, दो जोड़ी होती है, तीन जोड़ियां होती है? बस अब याद रखिएगा, भारत में केवल एक ही जोड़ी बनती है ना? बोलते हैं कि ऊपर से जोड़ी बनकर आती है, एक हस्बैंड और एक वाइफ। तो याद रखिएगा, हमारे मानव शरीर में भी एक ही जोड़ी होती है। क्या होती है? एक ही जोड़ी होती है। और सेक्स क्रोमोसोम उनको बोला जाता है। तो सेक्स क्रोमोसोम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? दो क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं? दो क्रोमोसोम होते हैं। आपको ध्यान रखना है। और ये दो क्रोमोसोम अगर आपको पूछा जाता है कि मेल के अंदर कौन सा होता है और फीमेल के अंदर कौन सा होता है, तो वो अपने उनके शरीर में कौन सा क्रोमोसोम है वो यहाँ पे लिख देंगे। और जितने भी यहाँ पे महिलाएं हैं, जितने भी यहाँ पे महिला है उन्हें जानते हैं। किसी को खुद के बारे में डाउट नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान में रखना है। तो जितने भी मेल है सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। अगर आपके शरीर में एक्स वाई क्रोमोसोम आपने लिखा है तो ऑब्वियसली आप मेल हो। ऑब्वियस कोई है तो नहीं जिसने एक्स एक्स लिख दिया है? कोई है तो नहीं ना यहाँ पे? याद रखिएगा, जितने कोई छोटी सी प्यारी सी परी जैसी अगर बेटी पैदा होती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये सांडू की भैया गैया? चलो बताओ, मेल रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि महिला रिस्पॉन्सिबल रहेगी? तो आपका आंसर रहना चाहिए कि बच्चा हो या बच्ची, माने कि प्यारी से परी हो या भाई साहब प्यारा सा परा पैदा क्यों ना हो, प्यारी सी गर्ल अगर पैदा हुई तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपका मेल ही रहेगा। अगर बॉय भी पैदा होता है तो उसके लिए कौन रहेगा रिस्पॉन्सिबल? हमारा मेल ही रहता है। और मेल को मेल बनाने वाला क्रोमोसोम कौन सा है? मेल को मेलनेस देने वाला क्रोमोसोम कौन सा होता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका वाई रहेगा। क्या रहेगा? वाई रहेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना। याद डन है? चलो, अगर एक और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी को पता है कि हमारे शरीर के अंदर जो है 23 टाइप्स ऑफ पेयर्स होते हैं ना, उसमें से 22 पेयर जो है हमारे गुणसूत्र बताते हैं और एक पेयर जो होती है हमारा लिंग डिसाइड करती है, बराबर? इसे हम सेक्स पेयर बोलते हैं। एक बात मुझे बताओ, हाँ अभी बताओ, अगर इसकी बात निकली गई तो सभी लोग मुझे बताएंगे कि हमारे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? चलो सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताएंगे कि पूरे भारत में 2011 की लोक संख्या की जो जनगणना हुई थी भाई साहब, उसके हिसाब से सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक साथ लिखकर बताएंगे। बहुत बढ़िया। और घनत्व कितना होता है ये भी लिख के बताएंगे। और अभी अभी सर ने दानी सर ने एक टॉपिक कवर किया था जहां पर उन्होंने बताया था कि भाई साहब लोक संख्या बढ़ने का जो दर है बिहार में सबसे ज्यादा कौन से जिले में है, वो भी लिख के बताएंगे। चलो बताओ फास्ट। हाँ, बिहारी को कम नहीं समझना चाहिए, है ना भाई साहब? पहले यहाँ पे रोजगार मिलता नहीं है, फिर रोजगार करेगा क्या? बेरोजगार करेगा क्या? ठीक है। और वही रहेगा भाई साहब, यहाँ पे देखिए सर ने कवर भी किया था कि यहाँ पर मधेपुरा नाम का जो जिला है उसमें लोक संख्या वृद्धि का दर देखिए कितना है भाई साहब? 30.65 है। यहाँ पर मधेपुर जिले से कौन कौन एक बार हाथ ऊपर कर देंगे जी? मधेपुरा जिले से कौन कौन से बिलोंग करते हैं एक बार हाथ ऊपर कर देंगे? मुझे लगता है, मेरा पर्सनल फीलिंग ऐसा है कि एक देश है भाई साहब जिसके अंदर, उसका नाम है रशिया, उसके अंदर पॉपुलेशन क्राइसिस इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वहां पर आने वाले कुछ 5-10 साल में सिर्फ बूढ़े ही नजर आने वाले हैं। क्या आपकी राय सही रहेगी? क्यों ना इस मधेपुर में रहने वाले जितने भी मर्द है सब उधर भी दिया जाए? क्योंकि उन्होंने पॉलिसी भी निकाली है, रशियन ने पॉलिसी भी निकाली है कि भाई साहब बाहर से आप हमारे देश में बैठ जाओ, उन सभी को वो जॉब देंगे, बाकी सब चीजें देंगे। अगर लगता है कि आप बेरोजगार भाई साहब वहां पे जरूर चले जाना, एटलीस्ट रशिया की जनसंख्या तो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो ये हो गई मजे की बात। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सच में ऐसे कोई देश है जहां पर जो लोक संख्या दिन ब दिन घटते जा रही है और यही कंडीशन जो है हमारी लगभग 2060 और 70 में रहने वाली है। अभी हमारे देश में लगभग 60% जो है युवा है, 60% युवा है, पर आने वाले 20 या 30 साल के बाद यही युवा पूरी तरह से बूढ़े हो जाएंगे। और आजकल कंडीशन ऐसी है कि लव मैरिज करोगे तो भाई साहब नीले वाले ड्रम में रखकर मारा जा रहा है, और भाई साहब अगर अरेंज मैरिज करते हो तो भाई साहब पारियों पर जाकर मारा जा रहा है। तो वैसे भी भाई साहब मर्दों की संख्या कम होने वाली है। तो आने वाले समय में पक्का है कि भारत में बूढ़ों की संख्या बढ़ने वाली है। कितने लोग मेरे बात से राजी रखते हैं? एक बार हाथ ऊपर कर देंगे। कितने लोग मेरे बात से राजी रखते हैं? एक बार हाथ ऊपर करेंगे। और ये रियलिटी है, आजकल कोई भी युवा जो है वो शादी नहीं करना चाहता क्योंकि वो चाहता है कि वो अकेला रहे, है ना? ये नया रिसर्च भी बोल रहा है, ये नया रिसर्च भी बोल रहा है, याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्योंकि आजकल की कंडीशन और ऐसे न्यूज़ सुनने को आ रहा है कि आजकल का युवा जो है वो कंफ्यूज है कि शादी करे तो करे क्यों, है ना? वो भी तो है भाई साहब, जान सबसे बड़ी चीज होती है। जान बची तो लाखों पाए, वो कहावत तो आपने सुनी होगी, है ना? हाँ, तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिससे हमारे टीआरई 4 एटमॉस्फेयर टू एरोप्लेन उड़ता है। एरोप्लेन कौन सी लेयर में उड़ता है? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? आपका आंसर आना चाहिए समताप मंडल माने कि स्ट्रेटोस्फीयर। क्या रहेगा? समताप मंडल मतलब स्ट्रेटोस्फीयर। और इसका कारण भी आपको जानना पड़ेगा कि एरोप्लेन वहीं से क्यों उड़ता है। वो इसलिए उड़ता है क्योंकि वहां पे बादल बिजली बरसात जो है वो होती नहीं है। माने कि जितने भी एटमॉस्फेरिक फिनोमेना होते हैं वो यहाँ पर नहीं होते हैं। और ये सभी के सभी फिनोमेना कहां पर होते हैं? ये हमारे ट्रोपोस्फीयर में होते हैं। कहां पर होते हैं? ट्रोपोस्फीयर में होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से हमारे वातावरण की जो विभिन्न परतें हैं वो सभी के सभी परतें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। एक एक करके सभी के बारे में इंपॉर्टेंस मैं आपको बता रहा हूं। जितने भी इंपॉर्टेंस बता रहा हूं सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख करेंगे। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट रहेगा हमारी सबसे निचली और सबसे डेंस लेयर की। इसमें इसका घनत्व सर्वाधिक होता है। घनत्व क्या होता है? सर्वाधिक। और उसका नाम है ट्रोपोस्फीयर, जिसमें शोभ मंडल बोलता हूं। इसकी हाइट ऊंचाई कितनी होती है? लगभग 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। और उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं पोलर रीजन की, माने कि ध्रुव की बात करता हूं, और बात करता हूं आपकी इक्वेटर की, तो इक्वेटर के ऊपर जो इसकी ऊंचाई ज्यादा होती है और पोल के ऊपर ऊंचाई कम होती है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हुए जितने भी वेदर फिनोमेना, माने कि जितने भी मौसम की घटनाएं होती है वो कहां पर होती है जी? ये आपके ट्रोपोस्फीयर में होती है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सेकंड जो लेयर आता है वो स्ट्रेटोस्फीयर है और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको क्या होती है हाइट? इसकी हाइट होती है लगभग 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में रहेगी। और इसका महत्व क्या है? इट इज आइडियल फॉर द जेट एयरक्राफ्ट, माने कि जितने भी एरोप्लेन उड़ते हैं हवा में, है ना? हवा में उड़ेंगे, पानी में तो उड़ेंगे नहीं, तो उड़ते हैं तो उनके लिए सबसे जो लाभदायक और अच्छा वातावरण उनको मिलता है स्ट्रेटोस्फीयर में। और उसके साथ-साथ इसमें एक और महत्व होता है, हमारी ओजोन लेयर जो है वो भी हमें स्ट्रेटोस्फीयर में, माने कि समताप मंडल में देखने को मिलती है, जो कि हमारी यूवी रेस को एब्जॉर्ब करती है। तीसरी लेयर जो होती है वो हमारी मेसोस्फीयर है। इसकी हाइट कितनी होती है? चलो बताओ। उसकी हाइट होती है 50 से लेकर 80 किलोमीटर के बीच में इसकी हाइट रहेगी। और इसका महत्व क्या है? एक बात मुझे बताओ, कितने लोगों ने अभी तक ये काम किया है कि आपको टूटा हुआ तारा नजर आ रहा है और भाई साहब ऐसे विश मांगे कि भगवान मेरी इस साल की नौकरी पक्की कर देना, क्योंकि मुझे शादी करनी है, मुझे परिवार को संभालना है, और भाई साहब और भी बहुत सारे परिवार के काम करनी है, तो मुझे इस बार 2025 में शिक्षक जरूर बना देना। ऐसा किसी ने विश मांगी है? अगर विश मांगी तो मैं उन सभी को बताना चाहूंगा कि वो टूटा हुआ तारा मतलब कोई पत्थर होता है, जैसे हमारे वातावरण में प्रवेश कर जाए उसके बाद वो जलने लगता है, और उसी जलते हुए पत्थर को हम टूटा हुआ तारा बोलते हैं और विश मांगते हैं कि मुझे मन्नतें मेरी पूरी कर दो। भाई साहब बेवकूफी है, ठीक है? हाँ, किसी ने किया तो समझ लीजिए सबको, ठीक है? मेहनत पे भरोसा करना भाई, मेहनत पे भरोसा करना, हमेशा मेहनत पे भरोसा करना। और उसी तरह से ये मेसोस्फीयर हमारे वातावरण की सबसे ठंडी परत होती है। इसका सबसे ठंडा तापमान कितना होता है? -90 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। कितना होता है?
-90 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट परत होती है हमारी होती है थर्मोस्फीयर, और थर्मोस्फीयर का ही एक पार्ट होता है हमारा आइनोस्फीयर। कौन सा होता है? आइनोस्फीयर होता है, आपको ध्यान रखना है। और इसकी हाइट देख लीजिए 80 से लेकर लगभग 500 किलोमीटर के बीच में इसकी हाइट होती है। और वहां पे सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है जी, जितने भी रेडियो वेव्स वहां पे रिपीट होते हैं, मान लीजिए जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है ये इसी के ऊपर चलता है, ठीक है। और उसी तरह जो स्पेस शटल होते हैं और बाकी चीजें होती है वो यहीं पे उड़ते रहते हैं। और जो हमारी सबसे बाहरी परत होती है इसे हम एक्सोस्फीयर माने कि बाह्य मंडल के नाम से जानते हैं, और उसकी हाइट 500 किलोमीटर के बाहर जितना हो इतना हो। और इसका महत्व ये होता है कि जितने भी आउटर मोस्ट लेयर्स होते हैं बस अब यहाँ पर सर्वाधिक कौन सी गैस, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। पूछा जा सकता है कि हमारे वातावरण में मंडल में पाई जाने वाली जो सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन और हीलियम, वो सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है? तो आपका आंसर आना चाहिए एक्सोस्फीयर। सभी लोग लिखेंगे हाइड्रोजन और हीलियम जो लाइटेस्ट गैस है हमारे पूरे पीरियड टेबल में, ये कहां पर मिलेंगे आपको? ये मिलेंगे आपको एक्सोस्फीयर में मिलेंगे। डन है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसका महत्व क्या है। और उसी तरह से सब लोग मुझे लिख के बताएंगे कि हमारा जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, भूस्थिर जो भाई साहब सैटेलाइट होता है, वो कौन सी हाइट पर घूमता है और उसी तरह से कौन से वातावरणीय मंडल में घूमेगा। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा नियरली लगभग 35,000 किलोमीटर की हाइट के ऊपर जो है हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट घूमता है। और कौन से वातावरणीय मंडल में घूमेगा? ऑब्वियसली 500 किलोमीटर के बाहर कौन सा है जी? हमारा एक्सोस्फीयर होता है। डन है, इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत माने नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पूछा गया है। सब लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर जल्दी से मुझे करके बता देंगे। चलिए बताइए इसका उत्तर आप क्या करोगे। बहुत बढ़िया। और इसी तरह से अगर आपके कमेंट और आप अगर हिस्सा लेते रहोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से जो हमारा सेशन पूरा होने वाला है। वो आपको ध्यान में रखना है कि इस पूरे सेशन के ऊपर आपका टेस्ट भी होगा, बड़ा टेस्ट होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। सातवां क्वेश्चन आपके सामने है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। गैर पारंपरिक स्रोत है ऊर्जा का स्रोत कौन कौन से है? यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करने वाले मुझे पता है। देखिए यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल पूछा गया है। क्या पूछा गया है? नॉन कन्वेंशनल पूछा गया है। और हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से जो बायोगैस होता है इसे भी हमें नॉन कन्वेंशनल माना जाता है। और जो हमारे जियोथर्मल एनर्जी होती है इसे भी हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मानते हैं। और न्यूक्लियर एनर्जी को हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मानते हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। कितने लोगों ने सही उत्तर किया? एक बार कमेंट बॉक्स में हाथ ऊपर कर देंगे। बहुत बढ़िया जी। क्या रहेगा? जितने लोगों ने सही उत्तर किया एक बार हाथ ऊपर कर देंगे। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूं कि 1000 से ऊपर बच्चों ने बहुत बढ़िया तरीके से आंसर किया है, बहुत जबरदस्त। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या क्या होती है। चलो बताओ। देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो कोयला हो गया, वुड हो गया, ये सभी के सभी आपके कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आते हैं। और उसी तरह से नॉन कन्वेंशनल में सन से मिलने वाली ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, सभी के सभी आपके नॉन कन्वेंशनल में गिनी जाती है। और उसी तरह से अगर मैं कमर्शियल और नॉन कमर्शियल आपकी कन्वेंशनल मान के जो हमारे पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत अगर बताऊंगा तो कोयला हो गया, ऑयल हो गया, थर्मल पावर स्टेशन हो गया, फायरवुड मान के हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर, ये सभी के सभी इसी में गिनी जाती है। और नॉन कन्वेंशनल में आपको बायोमास, जियोथर्मल, टाइडल, विंड, सोलर, ये सभी के सभी आपको मिलेगी। यहां तक डन है? डन है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगा, जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया समझ लीजिएगा उसकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चले। चलो एक बात मुझे बताओ, ये जो बायोमास है, बायोमास ऊर्जा है, मान की जैविक ऊर्जा जिसे बोला जाता है, ये जो जैविक ऊर्जा होती है क्या ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? क्या ये रिन्यूएबल है या ये नॉन रिन्यूएबल है? ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी? चलो बताओ, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही ढंग से कर सकते हैं। चलिए जी बताइए, सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर लिख के बताएंगे कि जो जैविक ऊर्जा होती है, मान की जो जीवित जीवों से हमें प्राप्त होती है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो गधा, घोड़ा, बैल, गाय, भैंस या पेड़ क्यों ना रहे, इनसे हमें जो मिलने वाली ऊर्जा होती है क्या वो रिन्यूएबल होती है या नॉन रिन्यूएबल होती है? और यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी ने आंसर किया है। इसका आंसर रहेगा आपका ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी रहेगी, क्योंकि ये सभी के सभी जीवित जीव है, ये प्रजनन कर सकते हैं और इनकी ऊर्जा दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, संख्या बढ़ती जाएगी। भला आप 100 पेड़ काट लो, पर अगर आपने 1 साल तक पेड़ नहीं काटे तो वो 100 पेड़ की जगह 200 पेड़ फिर से उगाए जाएंगे। बराबर है? कितने लोगों ने सही उत्तर किया एक बार हाथ ऊपर कर देंगे। उन सभी का चेहरा जो है एटलीस्ट नाम तो मैं स्क्रीन के ऊपर जरूर देखना चाहूंगा। शिवा मैम बैकहैंड में आप सभी के कमेंट भी दिखा रहे हो, देखो जैसे ही बोल दिया वैसे शिवा मैम और हमारे प्रोफेसर एक्टिव हो गए हैं और सभी के नाम दिखा दे रहे हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने। और हर क्वेश्चन हम डिटेल में पढ़ने वाले ताकि अगली बार इन क्वेश्चन को हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बराबर है? हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसे हम बीओडी के नाम से जानते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या होता है जी? बहुत बढ़िया, आपको बताना चाहूंगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब होता है हम ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है उसको गिनने का एक मापक है। बताओ, पानी में सूक्ष्म जीवों की वजह से कार्बनिक पदार्थों का उपयोग ज्यादा होता है, बिल्कुल सही बात है। पानी बहुत ज्यादा प्रदूषित है, बहुत बात है। पानी कम प्रदूषित तो नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली इकती मान की इंडिकेट करता है हाई बायोलॉजिकल डिमांड। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डी नहीं रहेगा जी, डी नहीं रहेगा। डी कोई नहीं आंसर करेगा। किया किसी ने आंसर? देखो जैसे मैंने डी बोल दिया आप भी डी बोल रहे हो, जैसे मैंने डी बोल दिया आप भी डी ही बोल रहे हो। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है ना? मुझे पता था कि आप जो जल्दी जल्दी में आंसर वही देने वाले, पर यहाँ पे कुछ लोगों ने आंसर अपना अभी भी चेंज नहीं किया है। यहाँ पे ये बोला गया कि हाई बायोलॉजिकल डिमांड अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली पानी ज्यादा प्रदूषित है। अब देखो फिर से आंसर चेंज फिर से आंसर चेंज कर दिए। एक बात मुझे बताओ, अगर ऑक्सीजन की डिमांड अगर ज्यादा है, एक सिंपल सी बात बताओ, डिमांड अगर ज्यादा है तो डिमांड कब ज्यादा रहेगी? जब पानी में ऑक्सीजन की कमी रहेगी। ये सिंपल सी बात है। और ऑक्सीजन की कमी किसके किसके कारण हो सकती है, बस इतना आपको समझना है। बराबर है? तो क्या रहेगा जी? पानी प्रदूषित रहेगा, बिल्कुल सही बात है। पानी प्रदूषित रह सकता है और उसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं बस उनका विघटन ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए भी तो सही रहेगा। हाँ, तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर विघटन करने वाले जो जीव होते हैं वो भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे और उसके वजह से पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और उसी के कारण हमारा जो भाई साहब ये गड़बड़ हो जाती है। याद रखिए, और बीपीएससी ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ही बताया है, ये आपको बता रहा हूं। डन है? समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया जी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, चलो बताओ, व्हिच टाइप ऑफ पोल्यूशन कैन कॉज द जॉन्डिस? जॉन्डिस पीलिया, जॉन्डिस पीलिया, पीलिया मतलब हल्दी वाला इंसान। बराबर है? चलो बताओ इसका आंसर करते हैं सभी लोग। बहुत बढ़िया जी, सभी लोग आंसर करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो और आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप टीचिंग प्रोफेशन के साथ जुड़ना चाहिए, ऑब्वियसली अगर अपना खुद का सपना, अपने परिवार का सपना पूरा करना चाहते हैं, जरूर जुड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ लगभग आपको 12,000 के अदर कोर्सेज भी फ्री मिलने वाले हैं। आज रात केवल 12 बजे तक ही है। इस टाइप का पोल्यूशन क्या रहेगा कि अगर आपने कहीं पे दूषित खाना खा लिया, दूषित खाना अगर खा लिया तो उसके वजह से भी आपको जॉन्डिस हो सकता है। और उसके साथ साथ इसके ऊपर बीपीएससी टीआरई 4 में क्वेश्चन कैसे आएगा, कितने लोग जानना चाहते हैं? एक बार हाथ ऊपर करेंगे। कितने लोग ये जानना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन जो हमारे क्वेश्चन कैसे आने वाला है? सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि जो भाई साहब आपका पीलिया होता है ये किसके कारण होता है? मान कि इसका कारक कौन है, मान कि इसका पैथोजन कौन होता है? चलो बताओ, सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि पीलिया किसके कारण होता है। बहुत बढ़िया। और ये ईगरनेस होनी चाहिए, हर बात को जानना, यही इंसान को बाकी जानवरों से अलग करता है। जिनके मन के अंदर किसी बात को जानने की जिज्ञासा ही नहीं है, जानवरों में और उसमें कोई अंतर नहीं है, मान लीजिए। और यही कारण है जो विज्ञान हमारा इतना डेवलप हुआ है। आज आप घर बैठे बैठे हम लोगों को देख पा रहे हो जो इतने दूर बैठे हैं और उसी यहाँ पे पानी बोल रहे हो, बस पीला पानी पीने से आपको पता होता है क्या बात कर रहे हो जी? पीलिया होता है, ये विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। और इस विषाणु का नाम अगर पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी,
हिपेटाइटिस हिपेटाइटिस सी, डी और ई, इतने प्रकार के वायरस है जिसकी वजह से आपको ये पीलिया नाम की बीमारी होती है। और उसी तरह से आपको ये ध्यान में रखना है कि हिपेटाइटिस ए के बारे में अगर पूछा जाता है तो ये किसके कारण फैलता है, तो जितना भी प्रकार का आपका दूषित पानी और अगर आप फूड खा रहे हो तो उससे आपका क्या फैलता है, हिपेटाइटिस ए फैलता है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपको बीपीएससी माने कि पेपर सेट करने वाले लोग घुमा सकते हैं, सब लोग ध्यान देंगे, हिपेटाइटिस बी किसके वजह से अगर ये पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा जी। देखो सब लोग ध्यान रखेंगे, ये किसके कारण होता है, ये दूषित पानी के कारण होता है क्या जी, बिल्कुल दूषित पानी या जल के कारण होता है। ये दूषित खाने की वजह से होता है क्या जी, ये बिल्कुल दूषित खाने की वजह से होता है। क्या ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स माने कि जो लैंगिक संबंध हम करते हैं, जो लैंगिक संबंध होता है, क्या लैंगिक संबंध में ये फैल सकता है, बिल्कुल फैल सकता है। क्या ये इंजेक्शन और बाकी चीजें हम लगाते हैं जिसके दौरान जो है ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, क्या किया जाता है, ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, क्या इससे फैल सकता है, तो याद रखिए इन सभी कारणों की वजह से जो है हिपेटाइटिस बी हो सकता है। और उसी तरह से माता से बेटे को भी ये हो सकता है, याद रखिएगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान में रखना है। यहां तक क्लियर है सभी को, यहां तक अगर डन है तो अगला एक और क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है कि जॉन्डिस मुख्य तौर पर हमारे कौन से अंग को इन्फेक्ट करता है, तो आंसर रहेगा आपका लीवर, क्या रहेगा, लीवर। और उसी तरह से ये पीलापन पीलिया में जो हमारे शरीर में बढ़ता है वो किसके कारण बढ़ता है, तो सब लोग लिख देंगे कि बिलीरुबिन नाम का पिगमेंट एक बनता है। कौन सा नाम है जिसका, इसका नाम है बिलीरुबिन नाम का पिगमेंट बनता है और उसी के कारण हमारे शरीर कैसे पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है। डन है, चलो अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए बताएंगे आंसर। हिपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है, चलो बताओ। हिपेटाइटिस देखो यहाँ पे सवाल की तरफ ध्यान देंगे, बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया सवाल है, तब पूछा गया है टीआरई 1 में पूछा गया सवाल है, और बीपीएससी टीआरई 2 में सीधा हिपेटाइटिस के बारे में पूछा गया था। टीआरई 4 में पक्का बोल रहा हूं आपको हिपेटाइटिस बी के बारे में पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। इससे अच्छे से पढ़ के रखिएगा। तो किससे फैलता है, ये भोजन से फैलता है और जल से भी होता है, तो इसका आंसर क्या रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और सभी लोग मुझे बताएंगे 11वें नंबर का क्वेश्चन, चलो बताओ इसका आंसर आप क्या करोगे फास्ट। चलिए, मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु क्यों हो जाती है। हम सभी को पता है कि भाई साहब हमारे शहरों में, गांव में जितना भी मल या जितना भी नाली में बहने वाला कचरा होता है हम कहां पे डालते हैं, अच्छे तालाब, अच्छी नदियों में डाल देते हैं। और आप सभी को पता है कि जो यमुना नदी है ना, जिसे हम एक देवी की तरह मानते हैं, गंगा यमुना सरस्वती सिंधु, इनको हम देवियों की तरह मानते हैं, उस यमुना नदी को हम इंसानों ने इतना गंदा करके रखा है कि भाई साहब उसके पास में जाकर खड़े रहने की भी इच्छा नहीं होती है। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि हमारे पृथ्वी के ऊपर जितने भी भाई साहब ये कारनामे हो रहे हैं उसके लिए केवल एक ही जानवर रिस्पांसिबल है, जानवर ही बोलूंगा, वो कौन है, इंसान। वो कौन है, इंसान, याद रखिएगा। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है आप दे सकते हो, तो इसका आंसर क्या रहेगा, फिश डाई। क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जो रोगाणु होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, गलफड़े बंद हो जाते हैं। बिल्कुल ये सभी के सभी आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया यहाँ पे, डन है। और इसमें गलफड़ों की बात इसलिए हो रही है क्योंकि फिश जो होती है ये शोषण कहां से करती है, चलो बताओ, फिश जो है वो शोषण कहां से करती है, ये और वैसे ही मर जाएगी। डन है, क्लियर हो गया। एक बात मुझे बताओ, हमारे महासागरों में पाए जाने वाला, हमारे महासागरों में पाए जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है, सबसे बड़ी मछली कौन सी है, इसका आंसर मुझे सभी लोग लिख के बताएंगे। सबसे बड़ी मछली कौन सी है, चलो बताओ, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। सबसे बड़ी मछली कौन सी होती है, सबसे बड़ी फिश जो होती है उसका नाम क्या जी, वेल शार्क। वेल नहीं है, उसका नाम है वेल शार्क। उसका नाम क्या है, वेल शार्क है, आपको ध्यान रखना है। वेल अलग बात होगी, अगर कोई वेल अगर बोल रहा है तो आपको पता होगा कि वेल मछली मान की मैमल से आपको ध्यान में रखना है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वें नंबर का सवाल आप सभी के सामने स्क्रीन पर ये रहा। चलो बताओ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोल्यूशन इंड्यूस्ड डिसऑर्डर। यहाँ पे ये बोला गया है कि प्रदूषण जनित विकार कौन सा है। चलो बताओ, क्या वो न्यूमोकोनियोसिस है, क्या वो फ्लोरोसिस है, या लेप्रोसिस है। चलो बताओ क्या बात है, सभी लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर किया। इसका उत्तर क्या है जी, इसका उत्तर कहा गया, हाँ इसका उत्तर क्या रहेगा। इसका देखो, इसका उत्तर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे दो चीज आपको बताना है, न्यूमोकोनियोसिस ये उत्तर, और उसी तरह से आपका जो फ्लोरोसिस होता है, ये दोनों भी आपके प्रदूषण जनित विकार होते हैं। कैसे होते हैं, दोनों भी आपके प्रदूषण जनित विकार होते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो ऑब्वियसली आपका उत्तर क्या होना चाहिए, ये रहेगा आपका ऊपर में से एक से अधिक, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और ये दोनों भी विकार किससे रिलेटेड करते हैं, ये दोनों भी विकार जो है आपके हमारे जो लंग्स होते हैं, हमारे जो फेफड़े होते हैं, इससे रिलेटेड होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और लेप्रोसिस माने कि कुष्ठ रोग जो होता है, किसके कारण होता है जी, चलो बताओ, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है, ये प्रकार का जीवाणुजन्य बीमारी है। कैसी है, जीवाणुजन्य बीमारी है, माने कि ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से उस बैक्टीरिया का नाम कोई बता सकता है क्या, कोई बता सकता है उसे हम कुष्ठ रोग किसकी वजह से होता है, ठीक है। इसको बहुत सारे नाम है जी, याद रखिए, जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। चलो 13 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद ही इसका आंसर सभी लोग करेंगे। चलो बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करोगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपको घुमाने वाले होने वाला है, और यहाँ पर लगभग 99% लोग जो इस क्वेश्चन का आंसर गलत करेंगे, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। और वही हो रहा है, वही हो रहा है। देखो क्या पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई, इस शब्द को आप खुद ही पढ़ो, मैं नहीं पढ़ने वाला। में बहने वाली छोटी धारा, कौन सी धारा, छोटी धारा, छोटी धारा नहीं, छोटी धारा। अगर किसी भी कंडक्टर से बहने वाली छोटी धारा, माने स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को हमें अगर मेजर करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ये हम गैल्वानोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। कितने लोगों ने सही उत्तर किया है, एक बार हाथ ऊपर कर देंगे, और हमारे शिवा मैम सभी लोग लाइक करते जाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसका आपका आंसर क्या होता है वो भी लिख के बता दो। चलिए, अगर आपको पूछा जाता है किसी भी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत को अगर हमें गिनना है, हमें मेजर करना है, तो आप क्या आंसर करते हैं, तो उस टाइम पे आपका एमीटर और गैल्वानोमीटर दोनों भी आंसर रहेंगे, जो कि आपका इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इसे मेजर करने में वो मदद करेंगे। डन है, क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया जी, आपको ध्यान रखना है। और उसी तरह से इसके ऊपर बहुत छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछे गए। देखिए एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर गैल्वानोमीटर के बारे में पूछा जाता है, यहाँ पर सीधा-सीधा लिखा गया है कि किसी भी विद्युत परिपथ में धारा को पता लगाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, माने कि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। और उसी तरह से वो वोल्टेज भी गिन सकता है, करंट और वोल्टेज दोनों भी गिन सकता है। और वही अगर मैं एमीटर की बात करूंगा तो एमीटर करंट का मापन करेगा। और उसी के साथ-साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो एमीटर होता है हमेशा सर्किट में कैसे लगाया जाता है, ये हमेशा सीरीज में लगाया जाएगा, ये बात आपको ध्यान में। और यही सवाल जो हमारे टीआरई 4.2 के लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। एमीटर करंट गिनेगा, वो सीरीज में लगाया जाता है, और उसी तरह से वोल्टमीटर जो होता है वो वोल्टेज का मापन करेगा। और सभी लोग मुझे लेके बताएंगे कि किस तरह से लगाया जाता है, कौन सी सर्किट में लगाया जाता है। सभी लोग एक बार जरूर इसका आंसर कर देंगे, जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा, फास्ट जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, आगे बढ़िए। चलो जी, इसका आंसर करेंगे सब लोग। इसका आंसर आप क्या करने वाले हो, अगर इसके बारे में पूछा जाता है तो उसका आंसर आपका क्या आना चाहिए, हाँ इसका आंसर रहेगा आपका पैरेलल सर्किट में लगाया जाता है। और मजे की बात यह है, कितने लोगों को पता है कि पैरेलल सर्किट के बारे में अभी हमने पेड क्लास में बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ा है, रिवीजन हमारा शुरू है। आप इलेक्ट्रिक करंट का रिवीजन हमने किया है, पैरेलल सर्किट के बारे में कल ही मैंने आपको बताया। तो सभी लोग मुझे बताएंगे कि ये पैरेलल सर्किट के ऊपर अभी बीपीएससी टीआई 3.0 की री एग्जाम में 3.0 की री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये था कि जो हमारे स्ट्रीट लैंप होते हैं, जो हमारे स्ट्रीट लैंप होते हैं, माने कि जो भाई साहब जो रास्ते के बाजू में जो खंभे होते हैं भाई साहब, उनमें कनेक्शन जो जुड़ा होता है भाई साहब, वो कनेक्शन कौन से टाइप का होता है, माने कि पैरेलल होता है कि सीरीज होता है। और उसी तरह से मुझे बताओगे कि घरों में जो हम कनेक्शन करते हैं तार का, वो कौन से प्रकार का होता है, इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना चाहिए। बहुत बढ़िया, कौन सा रहेगा, अभी क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर था आपका पैरेलल सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है। और घरों में भी हम कौन सा कनेक्शन करते हैं, घरों में भी भाई साहब आपके पैरेलल कनेक्शन किया जाता है।
ये आपको आंसर ध्यान में रखना है। डन है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 14वें नंबर का सवाल, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जी। ये हमें बीपीएससी तैयारी 1.0 में पूछा गया सवाल है। पूछा गया है 1.0 में पूछा गया सवाल है, इसका भी सभी लोग आंसर करेंगे। बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा? चलिए बहुत बढ़िया, इसका आंसर रहेगा आपका लेग हीमोग्लोबिन। क्या रहेगा? लेग हीमोग्लोबिन। पर क्या आपको पता है कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो पौधे होते हैं, ठीक है जी, इनके अंदर ये लेग हीमोग्लोबिन का काम कौन सा होता है? तो आपको ध्यान में रखना है, ये लेग हीमोग्लोबिन जो है वो एक ऑक्सीजन कैरियर है। ये क्या करता है? ऑक्सीजन कैरियर है, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से मुझे एक बात मुझे बताओ कि अगर मैं ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण माने कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की अगर मैं बात करता हूं, तो क्या आपको इसके बारे में ये बातें पता है जो मैं अभी लिखने वाला हूं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण माने कि नाइट्रोजन का अगर फिक्सेशन हम करते हैं तो ये 3 मार्गों से होता है। 3 मार्गों से होता है भाई साहब। आसमान में बिजली चमकी तो नाइट्रोजन का भाई साहब स्थिरीकरण हो जाता है और पानी के साथ ये जमीन में चला जाए। और उसी तरह से कुछ प्रकार के जीवाणु होते हैं, कुछ प्रकार के जीवाणु, कुछ प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि उदाहरण के नाम पे लिख के बताएंगे। एक होता है आपका अजिटोबैक्टर, एक होता है आपका अजिटोबैक्टर, और एक कौन सा होता है सभी लोग बताएंगे? एक होता है आपका राइजोबियम। कौन सा होता है? राइजोबियम। ये एक प्रकार के बैक्टीरिया है जो स्थिरीकरण करेंगे। और उसी तरह से भाई साहब सिंथेटिकली हम नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर है उनका भी इस्तेमाल करके हम जमीन के अंदर जो है नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा सकते हैं। इसमें एक और सवाल ऐसे बन सकता है कि जो हमारा अजिटोबैक्टर है ये कौन से प्रकार का जीवाणु है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका अजिटोबैक्टर होता है, ये अजिटोबैक्टर ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। कैसा है? फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। और वही जो हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया होता है भाई साहब, ये कैसे होता है जी? ये हमारा सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहने वाला बैक्टीरिया है। कैसे होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, माने कि म्यूचुअली सिमिलर, माने कि किसी जीवों के साथ रहने वाला बैक्टीरिया होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, और जैसे ही हमारे 20 सवाल हो जाते हैं उसके बाद हम रैपिड फायर लेने वाले हैं। ये 20 क्वेश्चन जो हमने डिटेल में पढ़े उन सभी का एक्सट्रैक्ट उन रैपिड फायर में हम देखने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर कर देंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस द ऑप्टिकल फिनोमेना ऑफ स्टार ट्विंकलिंग? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार क्यों होता है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार क्यों होता है? तो इसका उत्तर सभी लोग मुझे बताएंगे। और यहां पर देखिए सभी लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं ना। कोई बोला एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, कोई बोला रिफ्लेक्शन। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। वायुमंडलीय अपवर्तन जो होता है उसी के कारण ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से एक जबरदस्त मोटिवेशन आपके लिए मैं बताना चाहूंगा। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये पूरा सेशन जो है इन लोगों के लिए मैं ले रहा हूं। देखिए, राहों में कांटे थे फिर भी वो चलना सीख गया। राहों में कांटे थे फिर भी वो चलना सीख गया। वो गरीब का बच्चा था जो हर दर्द में जीना